Hi, good evening everyone. So welcome to CA Final Indirect Tax by CA मीता मंगल. And हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? असेसमेंट एंड ऑडिट कर रहे थे. क्या कर रहे थे? असेसमेंट एंड ऑडिट कर रहे थे, जिसमें हमने कल सेक्शन 59 कर लिया था. प्लीज कंफर्म साउंड कैमरा ऑल परफेक्ट. ओके. 59 क्या है? सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट का मतलब है अगर आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो, तो आप अपना खुद का टैक्स असेस करके टैक्स भर के रिटर्न फाइल कर दो अंडर सेक्शन 39. एम आई क्लियर टू लियो? यस. फिर हमने कल सेक्शन 60 स्टार्ट किया था. सेक्शन 60 किसकी बात करता है? प्रोविजनल असेसमेंट की. किसकी बात करता है? प्रोविजनल असेसमेंट की. प्रोविजनल असेसमेंट क्या बोलता है? अगर टैक्सेबल पर्सन है जिसे वैल्यू या रेट में इशू आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो एप्लीकेशन देगा रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोविजनल असेसमेंट कि क्या मैं टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस पे कर सकता हूँ क्या, विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज इन वाई इज ही गोइंग फॉर प्रोविजनल असेसमेंट. ओके. उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है ही नीड सम फर्दर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गेटिंग अ पॉइंट, तो वो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है. एंड आपको उस नोटिस को क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई करना पड़ेगा, या आपको एज पर्सन अपीयर करने का बोला है तो आपको आना पड़ेगा. एंड देन इफ ऑल इज वेल, तो विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट कब भेजा? नहीं, मुझे रिक्वेस्ट कब मिला? तो रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट से 90 days के अंदर आपको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि यू कैन पे प्रोविजनल टैक्स. तो इतना वैल्यू है, इतना रेट है, तो जितना वो निकाल के देंगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. देन दिल मेक यू साइन अ बॉन्ड. बॉन्ड इज नथिंग बट अ प्रॉमिस दैट आई विल पे द टैक्स. एंड बॉन्ड पे जितना अमाउंट रखा होगा उसका मैक्सिमम 25% आपको सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ेगी. एंड दैट सिक्योरिटी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी. एम आई क्लियर? Security should be in the form of bank guarantee. Getting my point? Am I clear? Then आपका जिस दिन आपको ऑर्डर कम्युनिकेट होता है प्रोविजनल असेसमेंट का, उसके 6 months के अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए. इनकेस 6 months में नहीं हो पाया तो यू कैन फर्दर गो फॉर नेक्स्ट 6 months. तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड एक्सटेंशन कौन देगा नेक्स्ट 6 months के लिए? जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर. उसमें भी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट 4 years के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? कमिश्नर से लेनी पड़ेगी. एम आई क्लियर टिल हियर? प्लीज कंफर्म. अब क्या हो सकता है? 2 चीज हो सकती है. आपने प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे 1 लाख पे किया. फाइनल असेसमेंट 120 का आया, केस 1. एंड फाइनल असेसमेंट 70 का आया. मतलब यहाँ पे आपको, चलो ओके वेट, सपोज 190 का आया, यहाँ आपको 90,000 पे करना है. और यहाँ पे आपको 30,000 का क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा. एम आई क्लियर? सिनेरियो समझा? तो लेट्स टेक फर्स्ट केस लेके चलते हैं. प्रोविजनल टैक्स कितना पे किया आपने? 1 लाख रुपी. फाइनल असेसमेंट कितना है? 190 का. एम आई क्लियर? ओके. नाउ वेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट इज हायर देन द प्रोविजनल असेसमेंट. मतलब प्रोविजनल इज 1 lakh and final is 190. मतलब final is more than the provisional. The tax becomes due consequent to order of final assessment. अब अगर टैक्स आपको पे करना है तो टैक्स आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. टैक्स के साथ क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट. सपोज अक्टूबर मंथ का सप्लाई था, अक्टूबर 2021 का सप्लाई था, जिसमें आपको कन्फ्यूजन था, तो आपने प्रोविजनल असेसमेंट के हिसाब से 20 नवंबर को
1 लाख का टैक्स पे कर दिया, यस, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर फाइनल असेसमेंट, यू आर वेटिंग फॉर फाइनल असेसमेंट, पर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं 1 लाख शायद कम है, तो आपने क्या किया, 15 दिसंबर को 10,000 और पे कर दिया, 1 जनवरी को 20,000 और पे कर दिया, 5 फरवरी को 5,000 और पे कर दिया। अज्यूम करो फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर 10 फरवरी को आया, कितना आया, 190 का आया, आपने कितना पे कर दिया, 135 पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 135 पे कर दिया, कितना बचा है, कितना बचा है, 55,000, तो आपने 55,000 पे कर दिया 11 फरवरी को, राइट, आई होप यू गेट योर पॉइंट। तो नाउ आंसर टू माय क्वेश्चन, आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा बताओ। यहाँ पे ये जो अमाउंट है, ये मैंने बिफोर आफ्टर प्रोविजनल असेसमेंट एंड बिफोर फाइनल असेसमेंट पे किया है, आफ्टर प्रोविजनल असेसमेंट एंड बिफोर फाइनल असेसमेंट पे किया है, और ये मैंने आफ्टर फाइनल असेसमेंट पे किया है। तो मेरा डिपार्टमेंट को कहना है कि मैंने 1 लाख पहले पे कर दिया, मैंने ये भी पे कर दिया, मैंने ये आपके कहने के बाद पे किया है, तो उसे 55,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट करेक्ट, प्लीज कंफर्म। अकॉर्डिंग टू गौरव आई एम करेक्ट, ओके, अदर्स, कमलिंदे के हिसाब से नो, अदर्स, why no and why yes, give me reason, why no and why yes, give me reason। आंसर करो, why no and why yes। बॉस, अंडरस्टैंड करो, कौन से मंथ का सप्लाई था ये, कौन से मंथ का सप्लाई था, आंसर बताओ, कौन से अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर मंथ का सप्लाई का ड्यू डेट क्या होता है टैक्स पे करने का, अक्टूबर मंथ, राइट, 20 नवंबर। तो आपने जो भी टैक्स 20 नवंबर के बाद पे किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट फाइल असेसमेंट ऑर्डर के पहले पे किया है, इट डज नॉट मैटर, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 21 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 21 नवंबर से लेके 1 जनवरी, यहाँ पे 21 नवंबर से लेके 5 फरवरी, और यहाँ पे 21 नवंबर से लेके 10 फरवरी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? करेक्ट? एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। दैट मीन्स ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के पहले भले आपने पे किया हो, पर आपने इस डेट के बाद पे किया ना, बात खत्म। इस डेट के बाद पे किया ना, बात खत्म। यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट?
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? क्लियर हो गया? उल्टा, अगर आपने पे 1 लाख किया था, फाइनल असेसमेंट कितने का आया? 70 का आया, आपको 30 का क्या मिलना चाहिए? रिफंड। बॉस एग्जाम्पल कॉपी करना है क्या? जल्दी बोलो, यू वांट टू कॉपी दिस एग्जाम्पल? Copy this example fast. Are you copying or not copying? Please confirm so I can proceed. Can I go ahead? Okay. So now, ulta. Where tax liability as per final assessment is less than the provisional. Final में 70 आया, प्रोविजनल 1 लाख का रिफंड आना चाहिए. अब रिफंड आने की बात पे किसकी बात आएगी कि रिफंड पे इंटरेस्ट दो, रिफंड पे इंटरेस्ट दो. गेट ए पॉइंट? तो इन केस एनी टैक्स अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल subsequent to finalization of the provisional assessment, interest subject to eligibility of refund and absence of unjust enrichment. तो पहली बात, ये कौन सा टैक्स है? जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? यू पास ऑन द बर्डन टू समबडी एल्स. ए टू बी, बी टू सी, मतलब एंड कंज्यूमर टैक्स बेयर करता है, एंड कंज्यूमर टैक्स बेयर करता है. तो इस केस में नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स में क्या माना जाता है कि भैया आपने तो पे किया है, पर आपने कलेक्ट करके पे किया है. आपने सिर्फ पे किया है, आपने कलेक्ट करके पे किया है, तो आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए. रिफंड किसको मिलना चाहिए? जिसके जेब से निकला है. तो नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स में रिफंड नहीं मिलता है. इनडायरेक्ट टैक्स में जो रिफंड का अमाउंट होता है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है. वो कहाँ चला जाता है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? यस. मतलब यू आज सपोज मैंने 1 लाख पे किया, पर मैंने आपसे कलेक्ट करके पे किया, तो रिफंड आपको मिलना चाहिए, मुझे थोड़ी मिलना चाहिए. अगर मुझे रिफंड मिल रहा है दैट मीन्स आई एम एनरिचिंग माई सेल्फ ऑन कॉस्ट ऑफ अदर्स. दूसरों के पैसे में मैं एंजॉय कर रही हूं. पर अगर मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं मेरा ही था पैसा, मैंने ही पे करा था, मुझसे पढ़ेंगे रिफंड चैप्टर में. अगर मैंने प्रूव कर दिया कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है, तो रिफंड मिलेगा. रिफंड मिलेगा तो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है यहाँ पे? 6% पर एनम. एंड वो भी कब? For delay that is beyond 60 days from date of final assessment order. अगर आपको ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर, अगर आपको ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड का पैसा आ गया, तो आपको रिफंड के पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं. और अगर आपको 62nd डे पे अगर रिफंड आया, तो आपको सिर्फ 2 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग मी? गेटिंग मतलब हमको लेंगे तो भैया सप्लाई से, हमसे लेंगे सप्लाई से, वो भी 18% पर एनम से. हमको देंगे तो 6% पर एनम से. उसके बाद भी 60 दिन, मतलब इनफैक्ट रिफंड के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने 60 दिन लिखा है, पर इन्होंने खुद के लिए 45 डेज टारगेट किया डिपार्टमेंट ने.
क्या हम 45 डेज में रिफंड दे देंगे? क्योंकि 45 डेज सोचेंगे तब जाकर 60 दिन के अंदर होगा। एम आई क्लियर? तो अगर रिफंड ऑर्डर के, अगर सपोज प्रोविजनल असेसमेंट का जब फाइनल ऑर्डर आया, सिक्सटीन डेज कहाँ से काउंट हो रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ऑर्डर के 60 दिनों के अंदर अंदर अगर आपको रिफंड का पैसा आ गया तो इंटरेस्ट भूल जाओ। करेक्ट करेक्ट, अपने पैसे पे ऐश कर रहे हो वो लोग। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग मी? यस? ओके, लास्ट, अगर आपने सब फाइनल असेसमेंट का पेमेंट कर दिया है तो आप अपनी सिक्योरिटी जो बैंक गारंटी की फॉर्म में थी उसको रिलीज करवा लीजिए। द एप्लीकेंट may file an application for release of security after issue of final assessment order. The proper officer shall release security after ensuring that applicant has paid the amount specified in final assessment order and issue an order within 7 working days from the receipt of application. Am I clear? Am I clear? Is section 60 clear? Is section 60 clear? नेक्स्ट सेक्शन 61। अब एक हुआ, फर्स्ट कौन सा 59 कौन सा था? सेल्फ असेसमेंट। 60 कौन सा था? प्रोविल असेसमेंट। 61 क्या है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, मतलब आपका रिटर्न पकड़ में आ गया। स्क्रूटनी हमने पढ़ा है, स्क्रूटनी असेसमेंट इनकम टैक्स में। द रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करेगा, मे बी सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी, रैंडमली सिलेक्ट हो गया। अगर इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड ड्यूरिंग अ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस एंड वेयर पॉसिबल क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेबल इन रिलेशन टू डिस्क्रिपेंसी। अगर उसको लगता है कि आपने रिटर्न में कम पे किया है, आपको ज़्यादा पे करना चाहिए था, तो आपको क्या इशू करेगा? नोटिस इशू करेगा। नोटिस में कितना कम टैक्स है, कितना कम इंटरेस्ट है और कितना और कोई अमाउंट है वो स्पेसिफाई कर सकते हो तो कर पाएगा। ओके, आपको जब नोटिस आया, आपको विद इन 30 डेज, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, बॉस, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आपको नोटिस सर्व होने के 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई में क्या करोगे? या तो एक्सेप्ट करोगे या तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये गलती है, मुझसे गलती हो गई है, तो जितना आपने एक्सेप्ट किया है उसके बाद जो टैक्स पे करने का बोला है, जो इंटरेस्ट पे करने का बोला है, वो पे कर दो। Am I clear? Accept the discrepancies mentioned in the notice and pay tax, interest and any other amount arising from such discrepancy. Am I clear? Am I clear? या अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, आप जो डिस्क्रिपेंसी बोल रहे हो मैं उसको नहीं मानती हूँ, तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फर्निश एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्क्रिपेंसी टू प्रॉपर ऑफिस रिगार्डिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी। है मैं क्लियर? आपको नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर, जब नोटिस सर्व हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, आई एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी एंड पे द नीडफुल, और furnish explanation regarding non-acceptance of discrepancy. Am I clear? Am I clear? Next, अब action by proper officer. Explanation is acceptable. क्या लिखा है? With explanation furnished by registered person or the information submitted by him is found to be acceptable, the proper officer shall accept and accordingly no further action will be taken in this regard. आपने जो explanation दिया था
वो उनको एक्सेप्ट हो गया, तो अब आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी. बट नॉन एक्सेप्टेबल इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड, आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या where the registered person after accepting the discrepancy, भैया आपने क्या बोला, अंडरस्टैंड करो. सेक्शन 61 क्या बोलता है, स्क्रूटनी असेसमेंट. असेसमेंट हुआ, डिस्क्रिपेंसी, yes, no, over, yes, send notice, if possible write tax interest plus any other amount. अब आपको within 30 days of service of notice रिप्लाई करना पड़ेगा, आइदर एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट. नॉट एक्सेप्ट, गिव explanation. Explanation accepted, over. Not accepted, देखते हैं. Accepted, paid, not paid. Paid, over. यहाँ तक समझा मैंने क्या किया. आपको नोटिस आया, नोटिस के आने के 30 डेज के अंदर आपको या तो एक्सेप्ट कर लो या तो एक्सेप्ट नहीं किया. अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो भैया आप पे करके कहानी ख़त्म करो. अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन दो. एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट हो गया, कहानी ख़त्म हो गई. बट जहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया पर पे नहीं किया, या आपने एक्सप्लेनेशन दिया पर वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेड नहीं हुआ, समझ में आ रहा है. ये दो केस में भैया एक्सेप्ट करके पे करो ना. हाँ हमसे गलती होगी, अब क्या सर, छोड़ो ना सर, ऐसा नहीं होगा. तो क्या लिखा है, अगर नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड, या where the registered person after accepting the discrepancies fails to take corrective measures in his return for the month in which discrepancy is accepted, the proper officer may take following action. इन दोनों केस में क्या एक्शन होगा, आपका ऑडिट कंडक्ट होगा अंडर सेक्शन 65, या ऑडिट अंडर सेक्शन 66, या सर्च इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67, या आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74. गेटिंग माई पॉइंट. क्या ये फ्लो चार्ट समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ. क्या ये फ्लो चार्ट समझा कि नहीं समझा. आई थिंक ये फ्लो चार्ट सफिशिएंट है फॉर द होल सेक्शन 61. Are you people copying this or not? Why no reply today? अच्छा, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है. I hope you're getting me.
कॉपी करो. Okay, let's go ahead. Yeah, I think this one diagram is sufficient to understand the whole concept. Yes or no? This one is sufficient to understand the whole concept. Right? Let's go ahead. हमेशा कोशिश क्या करो फ्लो चार्ट बनाने की, पर यस फ्लो चार्ट में इतना 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 आज क्यों चेयर आवाज कर रही है, ऊपर दिखाना. अभी बोला डन. सही बात है. अशोक, अशोक इज बैक. बेटा जब खुद लिखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है. चलो लेट्स गो. नेक्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न. देखो 61 किसका था, 61 कब लगेगा, रिटर्न फर्निश. 61 कब लगता है, जब रिटर्न फर्निश किया. 62 कब लगता है, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न. 62 कब लगता है, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न. गेटिंग माई पॉइंट. मतलब इसको रिटर्न फाइल करना चाहिए, रिटर्न फाइल नहीं किया. वेयर रजिस्टर्ड पर्सन,
फेल्स टू, इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? where registered person fails to furnish return under section 39 या section 45 के अंदर file return and a notice under section 46 has been issued by the proper officer to the defaulting taxable person requiring him to furnish the return within a period of 15 days and taxable person fails to file return within the given time. समझना, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको सेक्शन 39 के अंदर जो रेगुलर रिटर्न है वो फाइल करने थे, या 45 के अंदर फाइल रिटर्न फाइल करना होता है जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हो, और आपको फिर नोटिस आया, नोटिस हैज बीन इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर टू द डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन, बाय प्रॉपर ऑफिसर टू डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न. नोटिस भी आ गया कि भैया विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days आप रिटर्न फाइल कर दो, नोटिस आ गया. द प्रॉपर ऑफिसर, ओके, द प्रॉपर ऑफिसर may proceed to assert tax liability of said person, return defaulter, to a best of his judgment and take into account all the relevant materials which is available or which he has gathered. See, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, आप भूल गए होंगे, आपको नोटिस भी आ गया, हाँ करेक्ट, ये है फ्लो चार्ट पूरा, मैं पढ़ाऊंगी ये फ्लो चार्ट आपको. वेट, आपको नोटिस भी आ गया, नोटिस के बाद आपको 15 दिन का टाइम भी दे दिया, फिर भी आप कुछ नहीं करोगे, प्रॉपर ऑफिसर बोलता है आप कुछ अभी तक कुछ नहीं किया, अब भी मत करो, अब मैं करूँगा जो करूँगा. बेस्ट जजमेंट, तो बेस्ट जजमेंट का टाइम लिमिट क्या है, ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है, विद इन 5 years from the due date of filing the annual return or for the financial year in which the tax is not paid. तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर गया, फाइनेंशियल ईयर अभी 2021 गया, 2021 का ड्यू डेट इज 31 December 2021. यहाँ से 5 साल 22, 23, 24, 25, 26, 31 December 2026 तक असेसमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए. सोचो जीएसटी पहली बार कब आया, 1 जुलाई 2017, यस और नो. तो 17-18 पहला फाइनेंशियल ईयर था, उसका ड्यू डेट क्या होगा, 31 December 2018. उसका 5 साल क्या होगा, 19, 20, 21, 22, 23. सोचो, इसीलिए अभी है ना हमारे पास अपील्स, रिविजन्स, असेसमेंट ऑर्डर कुछ भी जीएसटी में नहीं चल रहा है. (23) आने दो एक बार. 23 आ जाने के बाद इतने सारे ऑर्डर आएंगे ना कि फिर सीए के लिए काम ही काम रहेगा. गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों के लिए, आप तो सीए बन चुके होंगे तब तक. हे भगवान, हाँ आप लोग का वेट कर रहे हैं. अब लो, तो दोस्तों जब से जीएसटी आया है उनके लिए भी 2 साल बचे हैं, तो बाद वाले साल तो भूल जाओ, पर जो भी है फॉरगेट. तो नॉन फाइलर्स के लिए असेसमेंट ऑर्डर कब तक आता है, विद इन 5 years, विद इन 5 years. नाउ where the registered person, suppose order आया, where the registered person furnishes a valid return for the default period within 30 days of service of best assessment order. ऑर्डर जिसने आपको सर्व किया उसके 30 days के अंदर अंदर आपने आपकी गलती सुधार दी, the said assessment order shall be withdrawn. ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, बट the liability to pay interest under section 50
एंड फॉर लेट फी ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 47 तो आपको पे करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आगे, अगर आपने नोट ऑर्डर सर्व होने के 30 डेज के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, return remains still unfurnished. The said return remains unfurnished within the period of 30 days from the date of service of assessment order. The proper officer will initiate proceedings under section 78 and 79. ताबड़तोड़ रिकवरी कर रहे हैं ये लोग. कोई प्रोसीडिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधे रिकवरी. नहीं यार, लूटो नहीं. Based on the facts available in some cases, the commissioner may resort to provide attachment to protect revenue under section 83 of CGST Act before issuance of assessment order. Practically क्या होता है, ऑर्डर इशू करने में कितना टाइम है? 5 साल है. अगर कमिश्नर को लगता है कि भैया ये ऑर्डर आने तक सारे प्रॉपर्टी बेच बुचा के पैसा 9, 2, 11 कर देगा, ऐसे केस में वो रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? कोई ना कोई प्रॉपर्टी अटैच कर देगा कि ये प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते. फर्दर, द प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 29 फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस वेयर द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड फॉर पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 29. 29 में हमने पढ़ा था, अगर आपने 6 महीने तक कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल नहीं किया, हमें क्लियर, और आप नॉन फाइलर्स में आ गए, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसलेशन कर देगा. एम आई क्लियर टिल हियर और नॉट? प्लीज कंफर्म. इसका चार्ट बना है, इसका चार्ट देखो. इसका चार्ट क्या है? सिस्टम जनरेटेड, देखो ड्यू डेट बीच का पढ़ना. एक सेकंड मेरे को तो चेयर की पोजीशन होल्ड करने दो, होल्ड करो. ओके, डायग्राम देखो. ये ड्यू डेट नहीं आज का नहीं, दिवाल का. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. वी ऑल नो 3 days बिफोर ड्यू डेट, 3 days बिफोर ड्यू डेट सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ जाता है, भैया ड्यू डेट आने वाली, रिटर्न फाइल कर दो. ड्यू डेट से पहले आपको रिटर्न का आता है, आपने वो भी नहीं किया. इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट, इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट सिस्टम जनरेटेड मैसेज सेइंग रिटर्न नॉट फाइल्ड. ठीक है, कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद. ड्यू आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days आफ्टर ड्यू डेट. am I clear? राइट. नोटिस आता है सेइंग दैट फाइल विद इन. अच्छा रुको एक मिनट. ड्यू डेट के बाद सीधे मैसेज आता है रिटर्न नॉट फाइल. फिर ड्यू डेट के 5 दिन के बाद notice saying file within 15 days, then नहीं तो proceeding will be started. am I clear? am I clear? फोन पे आता है, हाँ फोन पे मैसेज, फोन पे आता है, मेल पे आता है. जीएसटी का सारे मैसेजेस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आता है. क्लियर? समझना. ड्यू डेट के 3 दिन पहले आएगा, ड्यू डेट के इमीडिएटली बाद आएगा नॉट फाइल. ड्यू डेट के 5 दिन आफ्टर 5 days नोटिस आएगा, ये कहते हुए कि 15 दिन के अंदर फाइल कर दो. अगर 15 दिन के अंदर भी नहीं किया, इफ रिटर्न फाइल विद इन 15 days, अगर 15 days के अंदर कर दिया, कहानी खत्म. अगर 15 days के अंदर कर दिया, कोई इशू नहीं है. इफ नॉट फाइल्ड विद इन 15 days, तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा. और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर कितने दिन में आता है? विद इन 5 years. am I clear? am I clear? ऑर्डर आने के 30 days, जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व किया जाता है, उसके 30 days के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो ऑर्डर स्टैंड्स विड्रॉन. अगर 30 days के रिटर्न के 30 days के अंदर नहीं किया तो सीधे वसूली चालू हो जाएगी. तो अपन अपना डायग्राम बना ले. एक नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 62. प्लीज ये चैप्टर आज ही डन एंड डस्टेड कर देना, खत्म. रिटर्न रिटर्न नॉट फाइल
on due date. After 5 days from due date, नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 46 टू फाइल within 15 days, to file within 15 days. Filed, over. Not filed, best judgment assessment होगा. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, राइट, विदिन 5 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, राइट, विदिन 30 days of service of order, return filed, over. Not filed, directly 78 and 79. Am I clear? Copy करो, fast copy करो. Done? डन. बॉस ये सब याद रखना, ये इजी नहीं है पर ये डिफिकल्ट भी नहीं है. क्लियर? ओके, ऑल डन. चार्ट विल 100% हेल्प. और मैं चार्ट में कोशिश करती हूँ कि मैं कंटेंट कवर कर दूँ. मैं बहुत प्रिसाइज चार्ट नहीं बनाती हूँ. ओके, लेट्स गो एट. 59 सेल्फ असेसमेंट, 60 प्रोविजनल असेसमेंट, 61 स्क्रूटनी असेसमेंट, 62 नॉन फाइलर्स. मोहित, नो, चार्ट इज गुड फॉर अ डे बिफोर द एग्जाम. बट चार्ट में प्रॉब्लम क्या होता है, हम चार्ट में पहले ही बहुत कम करके लिख देते हैं. अब मैं क्लियर? क्या हुआ शिल्पा? प्लीज व्हाट? ओके, बट
अगर हम 100 का 70% चार्ट में लिखते हैं और एग्जाम में 70 का 50% लिख के आएंगे, 50 का 40% मार्क्स नहीं मिलते हैं। एम आई क्लियर? तो चार्ट कब काम आता है? अ डे बिफोर द एग्जाम। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। 63, आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे अपन। 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो 61 क्या था? आपने रिटर्न, आप रजिस्टर्ड थे, आपने रिटर्न फाइल किया, आप पकड़ में आ गए। 62 कौन लगता है? 62 किसके ऊपर लगता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया। हमें क्लियर? 63 अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था पर उसने नहीं करवाया। देखो आपको ये सब बहुत सोचना पड़ेगा किस पे कौन सा सेक्शन लगने वाला है, क्योंकि जो गलतियां मैं करती हूँ वो मैं इसलिए पहले बताती जा रही हूँ कि वो गलतियां ना हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, इस टाइम पे मुझे इतने कॉल्स आते हैं ना, ऐसा लगता है सारी दुनिया मुझसे ही बात करना चाहती है। मैं हर मिनट डिक्लाइन कर रही हूँ, पता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट where a taxable person, because we all know taxable person कौन होता है? एक registered और एक liable to be registered but not registered। और जो registered होगा, देखो अंडरस्टैंड करो, taxable person, registered one, unregistered URD, but liable to be registered, right? Registered है, return filed, not filed। रिटर्न फाइल हो गया, गलती करी ना तो कहाँ जाओगे? 61 में स्क्रूटनी असेसमेंट। नॉट फाइल 62 नॉन फाइलर्स असेसमेंट। यहाँ पे 63 क्या है? अनरजिस्टर्ड असेसमेंट ऑफ। कॉपी करो, ये भी काम आएगा, कॉपी करो। मैं जो चार्ट बनवा रही हूँ सब कॉपी करो। मेरा चार्ट में दिमाग सिर्फ क्लास में चलता है, बिल्कुल नहीं चलता क्लास के बाद। मेरा जो दिमाग चलता है ना, मेरा ऑनेस्टली सिर्फ ये मेरा कर्म भूमि है। मेरे कर्म भूमि में मेरा दिमाग चलता है। दिस ऑलवेज हैपेंस विथ मी। लेक्चर्स मुझे फेस टू फेस होते थे ना, इतने थके हुए रहते थे ना कि लेक्चर देने की इच्छा ही नहीं होती थी। पर जैसे ही पोडियम पे खड़े हो गए ना, सारी थकान दूर। सेम इज विथ ईयर ऑल्सो। अब आवाज नहीं आ रही? हमें क्लियर? बोल लो, हो गया? Yeah. Honestly speaking, it's not about passion, about teaching. If I'll tell you one line, okay, just a second. Let's go. तो हम किसकी बात करें? सेक्शन 63 की बात करें। किसकी बात करें? 63 तो यहाँ पे क्या लिखा है? बट ना जो टैक्सेबल पर्सन ही होगा ना, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था पर उसने नहीं करवाया। तो मेरे taxable person fails to obtain registration even though he was liable to, or whose registration has been cancelled under section 29 for any of the reason, जिसका registration क्यों हो गया है? कैंसिल हो गया है। A registered person has contravened such provisions of the act। आपको जो बोला था आपने वो नहीं किया, आपका registration कैंसिल हो गया। या a person paying tax under composition scheme, उसने 3 consecutive tax periods के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया, या जिसने नॉर्मल केस में 6 मंथ्स तक रिटर्न फाइल नहीं किया, या जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और 6 महीने हो गए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या जिसने झूठ बोल के लिया, इन सब का
डिपार्टमेंट क्या कर देता है, स्यू मोटो करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, यस और नो? या तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, या आपने लिया था पर डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो आप अनरजिस्टर्ड हो गए कि नहीं हो गए? अगर डिपार्टमेंट ने भी कैंसिल कर दिया तो आप अनरजिस्टर्ड हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो? ऐसे केस में बट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ पर आपका लाइबिलिटी टू पे टैक्स, बट हु वाज लाइबल टू पे टैक्स। आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, आपने लिया नहीं और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और आपको टैक्स पे करना था, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। अब उसके लिए क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा बिफोर मेकिंग असेसमेंट। आपको एक नोटिस इशू, द टैक्सेबल पर्सन शैल बिगिन 15 days टाइम टू फर्निश हिज रिप्लाई। आपको नोटिस इशू किया जाएगा और नोटिस के अंदर पूछा जाएगा कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एंड इन दैट केस आपका नोटिस आएगा, नोटिस के आपको 15 दिन में जवाब देना है। अब मैं क्लियर? नहीं तो आपके ऊपर ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इज 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब मैं क्लियर? क्या ये समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आंसर करो। इस केस में क्या होगा, जो यूआरडी है, जो अनरजिस्टर्ड है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अनरजिस्टर्ड पर्सन में टैक्सेबल पर्सन है पर अनरजिस्टर्ड है, या टैक्सेबल पर्सन था, रजिस्टर्ड भी था पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया और लाइबिलिटी टू पे टैक्स है। नोटिस इशू किया जाएगा, नोटिस के 15 दिन में अंदर कर दो पेमेंट, नहीं किया तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर विद इन 5 years आएगा। अब क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं बताया है, तो आप लोग बताओ कि सेक्शन 63 में क्या होगा फिर। अब यहाँ पे प्रोविजन क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोविजन क्या लगेगा वो सोचो आप। तो होमवर्क है, आई एम आस्किंग यू पीपल टू R&D and come, and I want this R&D to be done by you people by tomorrow only, कि 63 सेक्शन के अंदर आपका ऑर्डर आ गया, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या हो सकता है वो बताओ। गेटिंग मी? जैसा आपने 61 पढ़ा कि आपका ऑडिट होगा 65 में या 66 में, या सर्च होगा 67 में, या ऑर्डर आएगा 73 या 74 में। 62 में पढ़ा डायरेक्टली रिकवरी पे चला जाएगा। am I clear? यहाँ क्या होगा, कहाँ पढ़ा है सरोज आपने कि डायरेक्टली रिकवरी पे जाएंगे? कहाँ पढ़ा है सरोज? फोटोग्राफ खींच के भेजो मुझे, अब भी भेजो। कहाँ पढ़ा है? 63 सेक्शन में पढ़ा है, प्रूफ, साक्ष्य। ओके सेंड। आगे बढ़े जब तक लास्ट वन 64 समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केस। समरी नाम से क्लियर है, समरी। When summary assessment is done, summary assessment can be initiated to protect the interest of revenue with the previous permission of additional commissioner or joint commissioner, when the proper officer has evidence that a taxable person has incurred a liability to pay tax under the act, and the proper officer sufficient grounds to believe that delay in passing any assessment order may adversely affect the interest of revenue. वापस समझना, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने कुछ काम किया है जिससे आपको टैक्स की लायबिलिटी आती है और आपने पे नहीं करी है, और मैं 61 में रजिस्टर्ड पर्सन, 62 में, मतलब 61 किसका है, स्क्रूटनी, 62 नॉन फाइलर, 63 इज विदाउट रजिस्ट्रेशन, मैं उसमें जाऊंगी, 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो आप गायब हो जाओगे। तो मुझे 64 में क्या करना है, समरी असेसमेंट करना है। तो वो प्रीवियस ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर कब कर सकता है,
with the previous permission of additional commissioner or joint commissioner. The summary assessment order may be withdrawn by additional commissioner or joint commissioner on application filed by taxable person for withdrawal of summary assessment within 30 days of date or receipt of order. मतलब अगर उसने प्रूव कर दिया कि भैया मैं कहाँ जाने वाला, फालतू का समरी असेसमेंट क्या लेके आया हूँ, या on his own motion where he finds the order to be erroneous and may instead follow the procedure 73 or 74. Am I clear? Am I clear? Yes. 64 में क्या होता है? समरी असेसमेंट होता है, और समरी असेसमेंट विड्रॉ कब होगा? जब एसएससी बोले कि भैया मेरे लिए फालतू समरी असेसमेंट क्यों लेके आए हो, या जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर खुद को लगता है तो 73 एंड 74 करवाएगा, बोलेगा 64 को कैंसिल करो. एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, प्लीज टेल मी. ओके, नेक्स्ट. असेसमेंट क्लियर हो गए. 59 कौन सा है? जस्ट अ सेकेंड. $59 कौन सा है? जल्दी बोलो. 59 सेल्फ असेसमेंट, 60 प्रोविल असेसमेंट, 61 स्क्रूटनी असेसमेंट, 62 non-filers, 63 URD, 64 summary assessment. Yes or no? सरोज आपको शेयर करना है क्या? शेयर करना है? अच्छा, शेयर कर दिया. लेट्स चेक. But where it is written? My question is not this. My question is कि URD के केस में, very good, scrutiny assessment, scrutiny. क्या पूछ रहे हो आप? कैन यू बी स्पेसिफिक सरोज? मैंने क्या पूछा है कि 63 के अंदर यूआरडी आया, और यूआरडी के लिए क्या बोला? 5 साल में. वेयर इट इज रिटर्न, वही तो मैं पूछ रही हूँ. एज पर सेक्शन यूआरडी हैज टू पे अंडर सेक्शन 60, नहीं तो सेक्शन 78 79 लगेगा. ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ऐसा? एज पर यूआरडी. नहीं सरोज, ये तो नॉर्मल सेक्शन है. ये तो नॉर्मल है कि ऑर्डर आया, मतलब वो 73 एंड 74 की ऑर्डर की बात हो रही है.
वो 73 एंड 74 ऑर्डर की बात हो रही है। ये 73 एंड 74 का जब ऑर्डर आता है, दैट ऊपर जो लिखा है ना वो 78 एंड 79 में, वो 73 एंड 74 ऑर्डर के लिए लिखा है। 62 में तो बहुत क्लियरली दे के रखा है, मैं 63 की बात कर रही हूं। तो आप प्लीज थोड़ा R&D करके आओगे आज, ओके? तो लेट्स गो अहेड। $65, अब दो ऑडिट है अपने पास, 65 एंड 66, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो क्या लिखा है? Who may conduct the audit? Audit of any registered person, audit of any registered person may be undertaken by the commissioner, और वापस रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं। Audit of any registered person may be undertaken by commissioner or an officer authorized by him by a general or specific order. Who may conduct audit? या तो कमिश्नर खुद करेगा या किसी और को ऑथोराइज करेगा। Unlike direct tax in GST, separate assessment order is not passed by tax authorities for each financial year. Why? यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे audit can be undertaken for any registered person for a part of financial year या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब एक साथ आप बहुत सारे साल का ऑडिट कर सकते हो, या एक साल एक ही मतलब एक साल में उस पार्ट के ऑडिट कर सकते हो। प्लेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट में बी कैरिड आउट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और इन द ऑफिस, या तो कमिश्नर के ऑफिस में या जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस, दोनों जगह हो सकता है। नोटिस बिफोर ऑडिट, ऑडिट स्टार्ट करने के 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, कमेंसमेंट की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंसमेंट क्या है? विच एवर इज लेटर, द डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स अकाउंट्स कॉल्ड बाय सच ऑडिट अथॉरिटीज आर मेड अवेलेबल, और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर। सी, अगर टैक्स पेयर के बिजनेस की जगह पे ऑडिट हो रहा है तो वहाँ, या डिपार्टमेंट अपनी जगह पे करवाए तो बुक्स मंगवाएगा, तो जब उनको बुक्स मिल जाएंगे वहाँ, विच एवर इज लेटर। टाइम लिमिट क्या है? कमेंसमेंट के 3 मंथ्स, within 3 months from the date of commencement of audit completion हो जाना चाहिए। The period is extendable for further period of maximum 6 months by the commissioner. Am I clear? यहाँ तक कोई confusion है? कौन ऑडिट करेगा? डिपार्टमेंट। किसका करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन का। डिपार्टमेंट मतलब कौन? कमिश्नर या उसको ऑथोराइज किया। तो एक साथ बहुत सारे सालों का भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द ईयर का भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? क्लाइंट प्लेस में भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी हो सकता है। ऑडिट स्टार्ट करने के एटलीस्ट 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। है मैं क्लियर? कमेंसमेंट कब माना जाएगा? अगर क्लाइंट प्लेस पे हो रहा है तो वो दिन, या अगर डिपार्टमेंट के ऑफिस में हो रहा है तो उनको जब बुक्स मिल जाए, विच एवर इज लेटर। कमेंसमेंट के 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट हो जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ और एक्सटेंड हो सकता है बाय कमिश्नर। हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, वो तो हम सबको पता है। टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, ये तो सबको पता है ना। ड्यूटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू ऑडिट, ये भी हमको पता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन उसको सारी चीज़ें अवेलेबल करवानी चाहिए, जो जो उससे मांगी गई है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अब आता है फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। प्रॉपर ऑफिसर में इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन अबाउट द डिस्क्रिपेंसी नोटिस। जो भी ऑडिट करते वक्त उसको जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली है उसको बताओ, उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई। द प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट आफ्टर रिप्लाई। जो भी रिप्लाई मिला उसका फाइनलाइजेशन हो जाएगा। On conclusion of the audit, the proper officer shall within 30 days inform the registered person about the audit findings and the reason of such findings. क्या बोला है? क्या बोला है यहाँ पे? ऑडिट हो गया, प्रॉपर ऑफिसर ने ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई थी क्लाइंट से डिस्कस करी, क्लाइंट ने जो बोला उसको ख़त्म करके ऑडिट फाइनल होने के 30 डेज के अंदर अंदर, ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर शैल within 30 days inform the registered person कि ये डिस्क्रिपेंसी और क्यों है। In case the registered person discharge the liabilities, no further action will be taken. Whether audit results in detection of tax not paid, short pay, erroneously refunded, तो फिर 73 या 74 एज अ केस में भी आ जाएगा। Non payment of liability proposed on culmination of audit
और स्पेशल ऑडिट डज नॉट ऑटोमेटिक रिजल्ट इन रिकवरी, मतलब सीधे 78 और 79 नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया? समझो, ऑडिट कौन करेगा? डिपार्टमेंट। किसका? रजिस्टर्ड पर्सन का। कमिश्नर खुद करे या किसी और को ऑथोराइज करे? कहाँ पे होगा ऑडिट? या तो क्लाइंट प्लेस पे होगा या डिपार्टमेंट के ऑफिस में होगा। अब मैं क्लियर? ऑडिट के 15 दिन पहले क्या होने चाहिए? नोटिस आ जाना चाहिए। नोटिस बिना ऑडिट नहीं मानेंगे। अब मैं क्लियर? फिर ऑडिट का कमेंसमेंट कब माना जाएगा? जब आप बुक्स उनको दे दो उनके ऑफिस में, या वो आपने आके ऑडिट करे, विच एवर इज लेटर। ऑडिट के कमेंसमेंट के 3 मंथ्स में ऑडिट कंक्लूड हो जाना चाहिए। मैक्स में 6 मंथ और एक्सटेंड कमिश्नर कर सकता है। हाउ टू कंडक्ट ऑडिट ये पता है अपने को। अपने फाइंडिंग्स, जो भी डिस्क्रिपेंसी आएगी प्रॉपर ऑफिस किसको कन्वे करेगी? एसएससी को। एसएससी रिप्लाई करेगा, रिप्लाई के बाद फाइनलाइजेशन हो जाएगा। फाइनलाइजेशन के 30 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट बताएंगे, ऑडिट फाइंडिंग्स और रीज़न। अगर इन केस जो भी पेंडिंग, जो भी पेनल्टी लग, जो भी पे करना पे कर दिया, कहानी खत्म। नहीं पे किया 73 एंड 74 डायरेक्टली 78 और 79 एप्लीकेबल नहीं होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और लास्ट ये भी खत्म कर देते हैं, स्पेशल ऑडिट। इफ एट एनी स्टेज आपका कोई स्क्रूटनी हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, या एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम, any officer not below the rank of assistant commissioner regarding the nature and complexity of the case and interest of revenue is of the opinion that the value of goods and or services has not been correctly declared, ये correct properly नहीं लिया है, तो he may with the prior approval of commissioner issue a direction to the registered person to get his books of accounts audited at by chartered accountant or a cost accountant. Am I clear? स्क्रूटनी सर्च में अगर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर को लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, वो कमिश्नर से परमिशन लेके बोलेगा आप सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओ। हमें क्लियर? टाइम लिमिट, सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ड्यूली साइन एंड सर्टिफाइड विद इन 90 डेज। जब ऑडिट स्टार्ट करने के 90 दिन के अंदर कमिश्नर को दे दो। 90 दिन द असिस्टेंट कमिश्नर में एक्सटेंड द सेड 90 डेज बाय फर्दर 90 डेज ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द रजिस्टर्ड पर्सन या चार्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑन मटेरियल फैक्ट्स। एक मिनट मोहित, who will bear the expense? Commissioner will bear the expense. How special audit report to be dealt with? The registered person shall give an opportunity of being heard. On conclusion of special audit, the registered person को findings बताई जाएगी. In case the registered person discharge the liability, बात खत्म. Not discharge the liability 73 and 74 डायरेक्टली रिकवरी में नहीं जाएंगे। एम आई क्लियर? 90 डेज कहाँ से? ऑडिट स्टार्ट होने के। सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट विद इन 90 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो बॉस एक होमवर्क दे रही हूँ, अपना जो ग्रुप है, आई वॉन्ट अ प्रॉपर चार्ट फॉर ऑल द सेक्शन एट वन गो। 65 एंड 66 का अलग और इन सब का अलग। इनफैक्ट ऐसे करना, एक 59 और 60 का बनाना, फिर 61, 62, 63 एंड 64 का बनाना, और एक 65 और 66 का बनाना। यस और नो? और ये चार्ट ऐसे होनी चाहिए कि सब कुछ कवर हो जाए। तो एक आरएनडी क्या करनी है आपको? 63 के केस में बेस्ट जजमेंट ऑर्डर के बाद क्या होगा? यस और नो? यस। तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम एक बार इसको वापस रिवाइज करेंगे, एक बार चार्ट बना लेंगे, and then we'll start the new chapter. ठीक है? क्या क्वेरी है गौरी? पूछो, ask. Am I clear till here? Okay.